इंदौर में हल्की फुल्की बारिश होने लगी है। बहुत ज्यादा गर्मी देश भर में हो रही थी, सियासी तापमान बहुत चढ़ गया है। प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष का ये कहना है कि 102 सीटों पर वोटिंग पैटर्न देखने के बाद आप लोग अब ध्रुवीकरण के सहारे इस चुनाव को जीतने की कवायद लगा रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा कह दिया है कि बहुसंख्यकों का, हिंदुओं का जो संपत्ति है वो लेकर मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस पार्टी। मैं चाहती हूं कि आप 3 लाइनें कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो से बताइए जिससे आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि हिंदुओं के जो माता बहनें हैं उनके मंगलसूत्र तक छीन लिए जाएंगे। किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए अंजना जी, बहुत साफ तौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र के पृष्ठ क्रमांक 6 पर यह कहा गया है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी आर्थिक, सामाजिक, जातीय सर्वे कराएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस कह रही है कि वह जातियों, उपजातियों और उसकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। ये स्पष्ट है। 28 नंबर पृष्ठ पर वो कह रही है कि हम जो है संपत्तियों का वेल्थ सर्वे करवाएंगे और वेल्थ सर्वे कराने के बाद जिसकी जैसी आबादी होगी उसकी हिस्सेदारी के आधार पर उसका हिस्सा बांटेंगे। पृष्ठ क्रमांक 28 है। इन दोनों का क्या अर्थ है? जब आप जो है लोगों की संपत्तियों का सर्वे कराएंगे और संपत्तियों का सर्वे कराने के बाद संपत्तियों का जो वितरण है जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुपात में करेंगे, तो इसका क्या संकेत है? ये साफ संकेत है कि आप जो है, जो श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह 6 नवंबर 2006 को कह रहे थे, 9 दिसंबर 2006 को कह रहे थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों को, उन्होंने मुसलमान शब्द का प्रयोग किया, ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों का पहला अधिकार है। वही अब जो है उसी कांग्रेस का अगर घोषणा पत्र यह कहता है कि हम संपत्तियों का सर्वेक्षण कराकर उसको जो है जिसकी जितनी आबादी होगी उसके अनुपात में उसको बांटेंगे, तो क्या संकेत है? ये तो साफ तौर पर है ना। और मुस्लिम लीग का जिस तरह से घोषणा पत्र 1936 में था जिसमें बहुसंख्यकवाद की बात की गई थी, उसी तरह का इनके संकल्प, इनके घोषणा पत्र में भी बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध लड़ना है। ये मुस्लिम लीग जो 1936 में कह रहा था 2024 में वही कांग्रेस कह रही थी। 1936 में मुस्लिम लीग कह रहा था कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ, शरिया कानून को हम जो है लागू रखेंगे। यही ये भी कह रहे हैं कि हम जो है पर्सनल लॉ जो है उसको लागू करेंगे। तो भाई क्या इसमें, और 1986 में संविधान के ऊपर शरीयत को रखने का काम श्रीमान राजीव गांधी की सरकार कर चुकी है। तो जो उनका पूर्व इतिहास है, जो वर्तमान में उनका घोषणा पत्र है, जिस तरह से 2006 में SC/ST समाज के आरक्षण में भी, OBC समाज के आरक्षण में भी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट, यह तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार नहीं बनवाई थी, उसमें 15% जो आरक्षण मुसलमानों को दिए जाने की सिफारिश थी। मठ मंदिर और आपकी संपत्ति पर कांग्रेस पार्टी की नजर है। देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जो हिंदू हैं उनके घरों की सर्वे के बाद, उनकी संपत्ति के सर्वे के बाद उसको कांग्रेस पार्टी हथियाएगी। अमित शाह कह रहे हैं जो मठ हैं, मंदिर हैं, आपकी संपत्ति, उन सब पर नजर है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी तो इस बहस में आ नहीं रही है, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, अब आप ही मोर्चा संभालिए। प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे हैं उन बातों का जवाब दीजिए। सवाल ये है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात का मैनिफेस्टो में आने की जरूरत ही क्या है? देखिए, बहुसंख्यक शब्द जैसे नहीं लिखा जाता है वैसे ही अल्पसंख्यक, सुनिए पहले प्रश्न सुनिए पूरा, जानबूझकर उनको अल्पसंख्यकों के एंगल से चीजों को डालने की जरूरत क्या है? हर देशवासी की, हर नागरिक की बात क्यों नहीं हो सकती है? आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन की क्या बहुसंख्यकों में लोग गरीब नहीं है? ये तो एक बेसिक बात होती है ना। ऐसे में अल्पसंख्यकों की बात जब की जाएगी तो ऐसे प्रश्न फिर बीजेपी उठाएगी, क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी को सूट करता है। उनकी पूरी आइडियोलॉजी का प्रेमाइस तो यही है अनुराग जी कि बहुसंख्यकों के साथ अब तक मतलब उनकी अनदेखी की गई है। देखिए अंजना जी, एक चीज तो आपको मान के चलनी पड़ेगी कि 102 लोकसभा की सीट के चुनाव हुए, उस चुनाव में उदासीन जनता देखी गई। जनता बीजेपी के प्रति उदासीन थी, उसने वोट नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, परेशान है, तो अब वो अंग्रेजों वाला गुण अपना अपनाना चाहते, डिवाइड एंड रूल।
अरे भैया मैनिफेस्टो हमारा भी है, कांग्रेस का भी है, आरजेडी का भी है, सब मिलके सबने एक ही बात की है कि कैसे हम देश को आगे ले जाएंगे, गरीब को कैसे उसका अधिकार मिलेगा और कैसे यहां पे जो कमजोर महिलाएं उनको कैसे पेंशन मिले, किसान कैसे मजबूत हो, कैसे उसको पेंशन मिले। तो इसी पे अब क्यों ये हो रहा है, तो मेरा मित्र एक मुझे मिला शाम को, मैंने कहा ये बात आखिर क्यों आ रही है, इस तरह की भारतीय जनता पार्टी बौखला क्यों गई है। तो उसने मुझे बताया, कल शाम आया मेरे गली एक नेता, आके बोला दे दो मुझे फिर से वोट। मैंने बोला जनता का दर्द भी ले जा, किसानों का कर्ज भी ले जा, मरीजों का मर्ज भी ले जा, युवाओं की परेशानी भी ले जा, कोरोना की निशानी भी ले जा, छात्र की उदासी ले जा, महिला की बेबसी भी ले जा। वो सन्नाटे में आया नेता, उसने हाथ जोड़ा, मैंने बोला बाय 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 बाय, चला गया नेता। अब ये जनता इस तरह से जब कोई बीजेपी का नेता वोट मांगने आता है तो वो उनको सुनाते हैं ये गाना, कहती है सारी परेशानी अगर तुम ले जा सकते हो तो ले जाओ, बदले में मेरा वोट ले लो। अगर ये परेशानी आप हार सकते हो तो आपने 10 साल तक आपने सत्ता में राज किया, आपने ये परेशानी सुनी नहीं, ये परेशानी ली नहीं, इसलिए अब हम उनको बाय 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 कर रहे हैं। तो जनता बहुत प्यार से बाय बाय कर रही है, कुछ कह भी नहीं रही है, बोल भी नहीं रही है। अब जो बोल रहा है वो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, वो इस बात से परेशान है। अरे क्या गलत है, 1% व्यक्ति, 1% लोगों के पास में पूरे देश की 40% संपत्ति, ये कौन सा न्याय है भाई। आप कहते हो कि दूसरे की संपत्ति कोई नहीं बांटना चाहता, भाई किसान भी तो मेहनत करता है, किसान भी तो इतने दिन से चाहे कितनी तपती धूप हो, कड़ाके की सर्दी हो, बारिश हो, किसान की इतनी इनकम नहीं बढ़ी। किसान की तो 32 रुपए से भी और घट के आ गई 27 रुपए में, फिर धन्ना सेठ को कैसे बढ़ गई। तो ये कैसा देश है कि देश में यहाँ पे गरीब गरीब होता चला जा रहा है, ठीक है, और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। अगर न्याय की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, अगर यहाँ रोजगार की बात होगी तो क्या गुनाह है, क्या बुरा है। और भारतीय जनता पार्टी किसकी बात कर रही है, यहाँ पे जात धर्म के नाम पे वोट मांग रही है। अरे भाई आप 10 साल के काम पे वोट मांगो ना, आप मंच पे खड़े होकर गिनाइए ना अपना काम। अगर आपने काम किया ही नहीं है तो मांगोगे कैसे। इसलिए आपको डर सता रहा है कि जनता ने आपको यहां से देश की सत्ता से हटाने का मन बना लिया है, इसीलिए आपको जनता कह रही है बाय 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 बाय। अब बाय बाय में आप परेशान है, अब क्या करे कोई, बताइए आप। ये शुरू मिस्टर भदौरिया, अरे आज स्टूडियो, माना कि आज आप स्टूडियो में बैठ गए हैं, मैं बाहर इंदौर से बुलेटिन कर रही हूँ, इसका फायदा ज्यादा मत उठाइए। गायक आप शुरू से थे, तो बीजेपी का साइड इफेक्ट की बात है। आज आप बाहर हैं, साइड हम इफेक्ट आपके स्टूडियो में, इसलिए समय सबसे बड़ा बलवान है जो आप नहीं समझ पाते। ज्यादा शायर बनने की जरूरत है नहीं, समय बहुत बलवान है, समय तो वाकई बलवान की तलाश है, लेकिन ये गायक अभी अभी बने हैं या पहले से थे। देखिए गायक नहीं, ये जनता की आवाज है, जनता उनसे कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। अभी 102 आपने देखा ना लोकसभा का जो चुनाव हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उतरा हुआ है। जिनसे पूछो पता क्या कहते हैं, इनके जो कैंडिडेट लड़े हैं, कांटे की टक्कर है। ठीक है, अब रिपीट कर रहे हैं आप जल्दी से। मेहमान आनंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, अरविंद वाजपेयी जी भी, आशुतोष जी भी, आवाज नीचे कीजिए, सबकी जल्दी जल्दी एक। आनंद दुबे जी, आप तो शिवसेना से हैं और शिवसेना भी हमेशा यही आरोप लगाती थी कांग्रेस पार्टी पर कि बहुसंख्यकों की अनदेखी की जाती है अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए। अब कड़ियों को पीएम जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जो पूर्व थे मनमोहन सिंह जी का, उनका वो बयान कि अल्पसंख्यकों का पहला जो है अधिकार है, हक है संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर। वहां से फिर मैनिफेस्टो पर आइए तो सामाजिक और आर्थिक आधार पर पहले सर्वे होगा और फिर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अल्पसंख्यकों को भी उनके अधिकार आर्थिक से लेकर हर मिले। ऐसे में आज अगर ये आरोप वो लगा रहे हैं सियासी रूप से, चुनाव का वक्त है, तो क्या गलत है इसमें? अंजना जी नमस्ते। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब बहुत सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि हम अब की बार 400 पार सीटें जीतने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक हमारा मुकाबला नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ राज्य की जनता और देश की जनता को डरा रहे हैं कि यदि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो माताओं बहनों के मंगल सूत्र तक छीन लिए जाएंगे, उनके गहनों को छीनकर दूसरों में बांट दिया जाएगा। हमें आपत्ति है प्रधानमंत्री जी, आपसे ऐसे बयान की उम्मीद तो हम कभी नहीं कर सकते। आपने जब 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी की थी तो माताओं बहनों ने जो बुरे वक्त के लिए अपने धन को संचित करके रखा था, उस धन को भी आपने लाइन में लगवाकर बदलवा दिया, यह कहकर कि यह काला धन है।
आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की कोई भी पार्टी और कोई भी नेता ऐसा सोच भी नहीं सकता, सपने में कल्पना नहीं कर सकता कि हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र को छीनकर किसी और में बांट दिया जाएगा। आपके पास कहने के लिए आपके 10 साल में बहुत कुछ था। आपने यदि काम किया होता तो आप बहुत सारे काम गिनाते, लेकिन आप पूरे के पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान पर ले आए। कहीं आप मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं, कहीं आप कह रहे हैं कि हज का कोटा बढ़ा दिया गया, हमारी मुस्लिम माताएं बहनों को हज में जाने के लिए उनके साथ किसी और व्यक्ति की जरूरत होती थी, अब वो भी हमने समाप्त कर दिया। और कहीं आप मुसलमान भाई बहनों को घुसपैठिया बता रहे हैं। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, सब कुछ आप कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं। आपके पास विकास पर बोलने के लिए कोई बात नहीं है। आप कहते हैं कि हम 400 पार लाएंगे। ये स्थिति देख के तो लग रही है कि जी जी जी। उस समय भी जब ये मैनिफेस्टो आया था कांग्रेस पार्टी का, तब तो 102 सीटों पर वोटिंग नहीं हुई थी। उस समय भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुस्लिम लीग से मिलता हुआ है, क्योंकि अल्पसंख्यकों की ज्यादा चिंता दिख रही है। सिर्फ 2 लाइन में जवाब दीजिए, मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है। वैसे मुस्लिम लीग से भारतीय जनता पार्टी जिनको अपना मार्गदर्शक मानती है, मेंटर मानती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की ज्यादा नजदीकी रही है। आप सबको पता है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, पूरी की पूरी कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। नहीं, ये सच्ची है। पश्चिम बंगाल में उस समय बंगाल होता था, उसमें पश्चिम बंगाल नहीं होता था। वहां पे बकायदे आपके नेताओं ने सरकार बनाई थी। ये बिल्कुल झूठ नहीं है, बिल्कुल झूठ नहीं है। ये लेखों में, किताबों में लोगों ने पढ़ा है और लोगों ने कहा है कि उस समय मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उस पूरे सरकार के मार्गदर्शक है। क्या जवाब सुनिए आनंद दुबे। ठीक, आपने एक आरोप लगाया, जवाब सुनिए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। दुबे जी प्लीज सर। प्रेम शुक्ला जी। अंजना जी, फजलुल हक के साथ समझौता था। कृषक पार्टी थी बंगाल की जो मुस्लिम लीग की विरोधी थी, जिसको ये कोट कर रहे हैं। फजलुल हक बंगाल में कृषक पार्टी चलाते थे, उनके साथ हिंदू महासभा की, भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं, संघ की नहीं, हिंदू महासभा का गठबंधन मुस्लिम लीग को रोकने के लिए हुआ था। और मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के मंच पर मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता था। और आनंद दुबे, आप कांग्रेस के साथ दहेज में शिवसेना में आए हैं। आपकी बाला साहब ठाकरे की 1978 में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन था। आपको ये पता है क्या? आपको ये पता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 1978 में शिवसेना के बाला साहब ठाकरे ने मुस्लिम लीग से गठबंधन करके मस्तान तालाब पर सभा की थी। आप जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन में शिवसेना में दहेज में आए हैं, इसलिए आपको ये सब पता नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बाला साहब मैं विचलित कहूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। सत्य, क्योंकि आप झूठ बोल रहे थे। आप झूठे बोलने वाले आदमी, झूठे हैं।